नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, और आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का पहला रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हमने जाना था भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में और ग्लेशियरों के बारे में। तो ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर थे। उत्तराखंड में दोस्तों जैसे पिंडारी ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर, तो ये सारे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री, ये सारे ग्लेशियर कहाँ पर थे, तो ये सारे ग्लेशियर थे उत्तराखंड राज्य में। ग्लेशियर तो आप सभी को पता है क्या होता है, यानी जमे हुए बर्फ का एक विशाल ढेर होता है जो धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, जो कि इनके पिघलने से नदियों का निर्माण जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जैसा बादल ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर व बड़ा सिकरी ग्लेशियर। अरुणाचल प्रदेश में कांगटो ग्लेशियर था। और सिक्किम की यदि बात की जाए तो सिक्किम में जैमू ग्लेशियर था। कौन सा दोस्तों? जैमू ग्लेशियर था। और इसके बाद हमने बात की थी भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। घाटी क्या होती है? दो पहाड़ियों या पर्वतों के बीच जो निचला क्षेत्र होता है उसी को घाटी यानी वैलीज जो है कहा जाता है। और ये जो है यू या बी आकार की होती हैं। जो घाटी यू आकार की होती हैं इनका निर्माण जो है ग्लेशियर यानी हिमनद के द्वारा होता है। जो बी आकार की घाटी होती हैं उनका निर्माण जो है नदियों के तेज कटाव के कारण जो है होता है। जैसा अराकू घाटी या आंध्र प्रदेश में। भारत की विशाल घाटी है गांधीकोट्टा घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है पेन्नार नदी के किनारे पर। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में। चुम्बी और युथांग घाटी सिक्किम में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। कुल्लू घाटी हो गई, कांगड़ा घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी, सोर घाटी, धर्मा घाटी, नलोन घाटी, ये पड़ती हैं दोस्तों कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। उत्तर भारत का विशाल मैदान क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसको कितने भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे, तो ये सभी कुछ आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये जो ग्रीन वाला ये विस्तार है इसी को क्या कहा गया? ये है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण। तो इसमें आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में। तो इन सभी में जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का है, तो ये आपको याद रखना है उत्तर भारत का विशाल मैदान का विस्तार जो है फैला हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसका विस्तार की, यानी जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण यानी जमाव से हुआ है। तो दोस्तों जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसकी यदि हम बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण यानी जमाव से हुआ है। तो आप सभी को पता है जब कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ जो है बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद बहा कर लाती है। धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, रेत वगैरह इन सभी को बहा कर लाती है। तो इन्हीं के जमाव से जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये कितने एरिया यानी कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर मिलो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैला हुआ है। और लंबाई की हम बात करेंगे तो पश्चिम से पूर्व में इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। कितना? लगभग 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसकी चौड़ाई की हम बात करेंगे तो 150 से लेकर 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है उत्तर भारत के विशाल मैदान की। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो कौन कौन से 4 भाग हैं जिसमें जो है हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को बांट कर पढ़ेंगे? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो है 4 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। तो कौन कौन से 4 भाग हैं? जैसे भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। तो ये आपको समझ आया होगा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको 4 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं, यानी भाबर है, तराई है, बांगर है और खादर है।
अब इनको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कौन सा है उत्तर भारत का विशाल मैदान और किन 4 भागों में इसको बांटा जाता है। तो एक तो ये रहा मैप उत्तर भारत के विशाल मैदान का, तो इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हिमालयाज, यानी हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, ये तो आप सभी को पता है, यानी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय जो है हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम यानी सबसे नई पर्वत श्रेणी है। तो इसीलिए इस पर्वत की चट्टानें जो है मुलायम हैं। जब नदियाँ इससे होकर बहती हैं तो इसको काटती हैं और इसका बहुत सारा अवसाद जो अपने साथ बहा कर ले आती हैं। जब नदियाँ इससे यहाँ से बहा कर जो है बहुत सारा अवसाद लेकर आती हैं, तो यहाँ पर जो है ये बड़े बड़े पत्थर जो इकट्ठा कर देती हैं। यानी जब हिमालय को काट कर नदियाँ बहती हैं तो इसका बहुत सारा अवसाद यानी सेडिमेंट जो है अपने साथ बहा कर लाती हैं, यानी बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा कर ले आती हैं। लेकिन क्या ये बड़े बड़े पत्थर ज़्यादा दूर तक बहा कर ले जा पाती हैं? नहीं। तो नदियाँ जो है इनके नीचे से बहना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर जो है वनस्पति का अभाव पाया जाता है और यहाँ पर कृषि वगैरह नहीं की जाती है। और इस क्षेत्र की चौड़ाई की बात की जाए तो 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ाई है भाबर क्षेत्र की। तो ये आपको पता लगा होगा भाबर क्षेत्र क्या है। भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है नदियाँ पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं, यानी अदृश्यमान हो जाती हैं। वनस्पति का अभाव पाया जाता है, कृषि नहीं की जाती यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं ये तराई क्षेत्र के बारे में। ये जो है इसको कहते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र से जो आगे का क्षेत्र पड़ता है इसको कहते हैं हम तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है दोस्तों यानी छोटी छोटी पत्थर वगैरह जो है पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में जो है घनी वनस्पति जो है पाई जाती है। और यहाँ पर जो है तराई क्षेत्र में नदियाँ जो है पुनः दोबारा से बाहर से बहना स्टार्ट कर देती हैं और ये क्षेत्र जो है कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। बांगर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ये जो है ये है बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है और ये है खादर क्षेत्र। ये है दोस्तों खादर क्षेत्र। अब खादर क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो खादर क्षेत्र क्या होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी नदियों में जो है बाढ़ आती है। जब बाढ़ का पानी जहाँ तक जाता है वहाँ तक जो है नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है। तो जहाँ तक नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है उस क्षेत्र को कहते हैं खादर क्षेत्र। और खादर क्षेत्र से जो आगे का क्षेत्र होता है जहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं बांगर क्षेत्र। तो ये आपको चारों क्षेत्र समझ में आए होंगे। अब इनको थ्योरी वाइज लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों भाबर क्षेत्र। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। बहुत कम वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है और चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई है। यहाँ की नदियाँ पत्थर कंकड़ के नीचे से जो है प्रभावित होने के कारण अदृश्यमान जो है हो जाती हैं। यानी जो भाबर क्षेत्र है ये शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है। यहाँ पे बहुत कम वनस्पति या वनस्पति का अभाव जो है पाया जाता है। चौड़ाई 8 से लेकर 16 किलोमीटर है और यहाँ की नदियाँ जो है पत्थर और कंकड़ के नीचे से प्रभावित होने के कारण जो है अदृश्यमान जो हो जाती है और यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त तो नहीं माना जाता है। तो यह आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दूसरे क्षेत्र की हम बात करेंगे। दूसरा है तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है। तो दोस्तों ये भाबर है और ये तराई है। तो जो हम तराई क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये जो है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। तराई भूमि नमी और दलदली याद रखें दोस्तों। तराई क्षेत्र में जो है भूमि नम और दलदली जो है होती है। यहाँ पे घनी वनस्पति पाई जाती है और चौड़ाई जो है 20 से लेकर 30 किलोमीटर चौड़ाई है भाबर क्षेत्र की। इसकी तराई क्षेत्र की भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ दृश्यमान हो जाती हैं वे तराई क्षेत्र के धरातल पर पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, यानी दोबारा दिखना स्टार्ट कर देती हैं। तराई क्षेत्र खेती के लिए जो उपयुक्त तो माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो तराई क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। तराई की यदि बात करेंगे तो तराई क्षेत्र में जो है भूमि नम और दलदली होती है और यहाँ पे घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र की चौड़ाई की हम बात करेंगे तो 20 से 30 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है। भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं वही नदियाँ तराई क्षेत्र में जो है धरातल पर बहना स्टार्ट कर देती हैं, यानी पुनः जो है दोबारा बाहर से बहना स्टार्ट कर देती हैं, पुनः दोबारा दिखाई देना स्टार्ट करती हैं। और तराई क्षेत्र जो है खेती के लिए अच्छे ही तरीके उपयुक्त जो है माना जाता है। बांगर क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँचता है। ये क्षेत्र नदी बेसिन के दूर पाया जाता है।
यहाँ कम उपजाऊ मिट्टी है, अंततः यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ है। बांगर क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और यहाँ पर चूने की गांठ मौजूद होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये है बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और साथ ही यह नदी बेसिन से दूर का क्षेत्र होता है और यहाँ पर जो है मिट्टी कम उपजाऊ होती है खादर की अपेक्षा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे खादर क्षेत्र की। खादर क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम खादर क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे जो है नई यह नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है और यह क्षेत्र नदी बेसिन के आसपास जो है पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त होता है। हर साल नदी की बाढ़ से नई जलोढ़ मिट्टी भर जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो खादर क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, खादर क्षेत्र यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह क्षेत्र जो है नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। हर साल नदी की बाढ़ से यहाँ पे बाढ़ से नई जलोढ़ मिट्टी भर जाती है या जम जाती है जो अत्यधिक जो है उपजाऊ होती है। तो ये 4 क्षेत्र है उत्तर भारत के विशाल मैदान में, जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।